अगर आप लैला की स्टोरी देखना चाहते हैं तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 61 बी ग्रेड आइटम गर्ल। अगले दिन ढलती दोपहर में लैला सेट पर आ गई थी। उसे बाकी के बचे हुए कुछ शॉट्स देने के लिए आना पड़ा था और फिर यहीं से उसे प्रीव्यू पार्टी के लिए भी निकलना था। हालांकि उसे अच्छे से पता था कि आज कबीर शूटिंग के लिए नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसे एक इंतजार सा था। अभी वो शूटिंग कंप्लीट करके बैठी ही थी कि तभी एक आदमी ने आते हुए कहा, लैला मैडम, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए ना। लैला ने उसे गौर से देखते हुए कहा। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि यह आदमी क्या कहने वाला है। तब उस आदमी ने सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, सबसे पहले तो जी आप बधाई कबूल कीजिए। इतने कम समय में ही आप तो जैसे एकदम छा सी गई हैं। आपकी हॉटनेस और डांस स्किल्स तो सबके दिल में ऐसी हलचल मचा रही हैं कि पूछिए मत। बस यही वजह मुझे भी यहाँ खींच लाई। हमें भी एक गाना करवाना था आपसे अपनी फिल्म के लिए। लैला ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, कैसा गाना? सामने बैठा शख्स उसके इस सवाल पर कुछ मुंह बनाते हुए बोला, कैसा गाना? ये क्या सवाल हुआ भला? जाहिर सी बात है, अब बी ग्रेड आइटम गर्ल को तो वैसे आइटम सॉन्ग्स ही मिलेंगे ना। लैला को उसका लहजा कुछ अजीब सा लगा। उसने एकदम से दो टूक जवाब देते हुए कहा, माफ कीजिएगा, फिलहाल मैं कोई बी ग्रेड आइटम सॉन्ग नहीं कर रही हूं। आप किसी और को अप्रोच कर सकते हैं। लैला का इतना सा कहना था कि वो आदमी एकदम से भड़कते हुए बोला, ये जो सुंदर के सेट पर नजर आ रही हो ना, ये उसी बी ग्रेड आइटम सॉन्ग का दिया हुआ मौका है। और अभी तुमने 4 गाने क्या कर लिए, अपना पिछला किया हुआ काम बी ग्रेड समझ में आने लगा। अरे मैडम, ये जो कबीर के साथ गाना मिल गया ना, उसके बाद अपने पैर जमीन पर ही रखना। ये मत सोचना कि तुमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। वो तो कबीर का एहसान मानो कि तुम्हें अपने साथ गाना करने दिया है, वरना ऐसी एक्ट्रेस को कोई बड़ा स्टार नहीं पूछता। उस आदमी के जहर बुझे तीर जैसे लहजे लैला के मन को अंदर तक छलनी किए जा रहे थे। उस आदमी ने आगे कहा, और हाँ, शाह साहब की फिल्म के दौरान जितने न्यूज आर्टिकल आए थे ना, उस पर हमारी भी नजर थी। तो ये मत सोचना कि हम तुम्हारी असलियत नहीं जानते। बी ग्रेड आइटम सॉन्ग नहीं करने मैडम को। अब लैला के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए सख्त लहजे में कहा, जब आपने इतनी बुराई मेरे अंदर देख ही ली, तो फिर आप ऐसी बी ग्रेड एक्ट्रेस से अपनी फिल्म में गाना क्यों करवाना चाहते हैं? पता है सर, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप लोग औरतों को औरत नहीं समझते, अपना दिल बहलाने का सामान समझते हैं। जब तक सामने वाली औरत आपका दिल बहलाने को राजी हुई, तब तक उसका सब कुछ अच्छा है। लेकिन जहां उसने आपके कहने के मुताबिक काम करना बंद कर दिया, वहीं वो बी ग्रेड की हीरोइन हो जाती है। तो आप तय कर लीजिए कि एक बी ग्रेड हीरोइन को अपनी फिल्म में लेने के लिए परेशान आप क्यों हुए फिर? लैला उसे बातें सुनाकर वहां रुकी नहीं, बल्कि सीधे उठकर चली गई। पीछे वो आदमी उसके ऐसे रिएक्शन पर हक्का बक्का हो गया। उसे लगा था कि लैला को ये सब सुनाकर उसे डिमोरलाइज कर देगा और वो उसकी फिल्म में आइटम सॉन्ग करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ लैला ने जिस तरह से उसे बात सुनाई थी, उसके बाद लैला के बारे में उसकी राय बदल चुकी थी। शायद बाकी आइटम गर्ल की तरह नहीं थी ये लड़की। उसने वापस लौटते हुए सोचा, कल सेट पर हुए हंगामे की वजह से नरेन अब तक अपसेट था। अगर कल एन वक्त पर उसे गाड़ियों के बीच से अरुण ने नहीं खींच लिया होता, तो शायद आज वो हॉस्पिटल में होता या फिर भगवान के पास। श्याम उसे कल रात से ही वॉच किए जा रहा था। कोई तो बात थी जो अरुण उसे छोड़ने कमरे तक आया था, और उसने ये भी कहा था कि नरेन का ख्याल रखना। आखिर को जब श्याम से उसका बुझा बुझा चेहरा बर्दाश्त नहीं हुआ, तब उसने कुछ जोर देकर पूछा। श्याम का पूछना था कि नरेन अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, और फिर रुआसी आवाज में कल जो कुछ भी सेट पर हुआ था वो सब श्याम को बता दिया। पूरी बात सुनकर श्याम ने एकदम से उसे गले लगाते हुए कहा, भाई मेरे, आइंदा कभी ये सब मत सोचना। तुझे इन सब बातों से ऊपर उठकर बहुत आगे जाना है, बहुत आगे।
और फिर ये सब कायरो का काम है। तुझे अच्छे से पता है कि इस इंडस्ट्री में कितने स्ट्रगल हैं। ऐसा तो नहीं ना कि ये सब अचानक से तेरे सामने आया? मैं सब जानता हूं श्याम, लेकिन जब वो सब इंसिडेंट्स हुए तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। बस लगा कि ऐसी बेइज्जती से बेहतर है कि मैं मौत को गले से लगा लूं। और पता है, अगर वो अरुण वक्त रहते वहां पर नहीं आता तो न जाने मेरा क्या होता। नरेन ने याद करते हुए जैसे झुरझुरी सी ली। तभी श्याम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाते हुए कहा, चल सुहासिनी से बात करा, तेरा मन हल्का हो जाएगा। श्याम का आइडिया उसे अच्छा लगा। उसने अपना लोअर चेंज कर पैंट पहना और बाहर निकल गया। बूथ पर जाकर उसने सुहासिनी को कॉल लगाया। दोनों काफी देर तक यूं ही खामोश रहे। पल पल उठते फोन के बिल ने नरेन को मजबूर किया कि वो जल्दी बात पूरी कर ले। इसलिए उसने कहा, तुम्हें ऐसे ही छोड़कर आ गया, उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूं सुहासिनी। लेकिन कल से जब से एक एक्सीडेंट से बचा हूं तब से बहुत बेचैन था। अब शायद अच्छा लगेगा तुमसे बात जो हो गई। नरेन के मुंह से एक्सीडेंट का सुनकर सुहासिनी का दिल जैसे तड़प कर रह गया था। उसे खुद पर शर्मिंदगी सी होने लगी थी। अपना ख्याल रखो नरेन, और मुझसे नाराज मत रहना। बस कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर मैं भी आ जाऊंगी वहां। कुछ और फॉर्मल बातें करके नरेन ने सुहासिनी का कॉल रख दिया था। अभी वो खुद को काफी रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था। उसने बूथ वाले को कॉल के पैसे देने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला तो उसमें से लैला रॉय का नंबर भी निकल आया था। इसे तो मैं भूल ही गया था, उसने सोचते हुए श्याम से कहा। एक मिनट, मुझे एक जगह और कॉल करनी है, कहकर वो वापस कॉल करने चला गया था। उधर से फोन रिसीव होते ही उसने जल्दी से लैला के बारे में पूछा। तब बूथ वाले बंदे ने उसे कुछ देर वेट करने के लिए कहा। नरेन की नजर बस कॉल ड्यूरेशन पर ही टिकी थी। कुछ ही सेकंड्स के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, लैला मैडम अभी नहीं है यहाँ पर, अब बाद में कॉल कीजिएगा, कहकर उसने जल्दी से कॉल काट दिया। क्या हुआ, किसे कॉल कर रहा था? श्याम ने उसके बाहर निकलते ही पूछा। तब उसने अंगूठी वाली बात बताई। श्याम भी ये जानकर बेहद खुश हो रहा था कि नरेन को उसके बापू की इकलौती निशानी वापस मिल गई है। प्रीव्यू देखकर सुंदर फिल्म्स की सारी ही क्रू मेंबर्स डिनर के लिए होटल ओबरॉय में मौजूद थे। लैला के लिए ये सब एकदम ही अलग एक्सपीरियंस था। उसे वो दिन याद आ गया जब शाह साहब की पार्टी में किसी ने उसे इनवाइट नहीं किया था। तब उसने सोचा था कि फ्यूचर में वो भी ऐसी पार्टीज में जाया करेगी, लेकिन वो बातें इतनी जल्दी सच हो जाएंगी, उसे इस बात पर यकीन नहीं था। सुंदर ने उसे एक कोने में खड़े देखा तो बोला, अरे वहां क्यों खड़ी हो, इधर आओ, कुछ ड्रिंक लो। लैला ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, मैं ड्रिंक नहीं करती। ये सुनकर पास ही खड़े कबीर ने गंभीर लहजे में कहा, आज का दिन नोट कर लो सुंदर, फ्यूचर में यही लड़की हम सबसे बड़ी दारूबाज निकलेगी। कबीर का इतना कहना था कि सुंदर और लैला दोनों हंस पड़े थे। सुंदर ने हंसते हुए कहा, तू फिर शुरू हो गया। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी कबीर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, ओहो मिस दिव्या, तुम यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कहकर उसने दिव्या से हाथ मिलाया। दिव्या ने पूरी तरह से लैला को इग्नोर करते हुए कहा, मैं यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ आई थी। वापस लौटते हुए मधुकर को देखा तो उसी ने बताया कि आप लोग भी यहाँ आए हो, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आप लोगों को भी ज्वाइन कर लूं। वैसे बिन बुलाए मेहमान के लिए नो एंट्री का बोर्ड तो नहीं लगाना है इधर, कहकर हंसते हुए दिव्या ने इधर उधर देखने का नाटक किया। अरे कैसी बातें कर रही हो दिव्या, तुम्हारे लिए कोई अपनी पार्टी में नो एंट्री का बोर्ड लगा सकता है क्या? सुंदर ने कहा तो दिव्या ने एक घमंड भरी नजर लैला पर डाली। लैला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से सबको एक्सक्यूज मी कहा और वहां से हट गई। तभी दिव्या ने सुंदर से कहा, बुरा न मानो तो मैं कबीर सर को तुमसे थोड़ी देर के लिए बोरो कर सकती हूँ? या श्योर, सुंदर ने कहा और वहां से चला गया। तब कबीर ने कहा, डोंट टेल मी कि तुम यहाँ मुझसे ही मिलने आई हो।
दिव्या ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, आप तो जादूगर हैं कबीर सर। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिना कहे ही मन की बात जान लेते हैं। अपनी तारीफ सुनकर कबीर के चेहरे पर कुछ और रौब सा बिखर गया था। उसने हाथ में पकड़ी शराब की गिलास से एक सिप और लेते हुए कहा, तो शायद अब मुझे रीजन भी पता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो। कबीर ने जैसे ही ये कहा, दिव्या ने खिलखिलाते हुए कहा, अब सारे रीजंस यहीं पर बता देंगे क्या? फिर उसने दूसरी तरफ बने टेरेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, उस टेरेस से चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। क्यों ना हम वहां चलकर बातें करें? उसके इशारे पर कबीर की नजरें भी घूम गई थीं। उसने हाथ के इशारे से आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहा, या श्योर, वहीं चलते हैं। कहकर वो आगे बढ़ गया और उसके पीछे पीछे दिव्या ने उस तरफ बढ़ते हुए पूरे हॉल में लैला को ढूंढकर उसका एक्सप्रेशन देखने की कोशिश की, लेकिन लैला उसे कहीं भी नजर नहीं आई। सुजॉय अपने कमरे में बैठा बार बार बस यही सोचे जा रहा था कि लैला ने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया। ये लड़की पता नहीं खुद को क्या समझने लगी है। हर बार ऐसे एटीट्यूड दिखाती है जैसे कि या तो ये बहुत बड़ी स्टार बन गई है या फिर बहुत मासूम है, जबकि उसे ये एहसास ही नहीं है कि वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं। उधर वो कबीर सिर पर सवार है और इधर ये है कि इसकी नजरें ही नहीं मिल रही। वो गुस्से में खौलता हुआ इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। एक काम करता हूं, सीधे उससे फोन करके पूछ लेता हूं कि उसने क्या डिसाइड किया है। खुद से कहकर उसने फोन उठाया और ढाबे के बगल वाले बूथ का नंबर डायल करने लगा। उधर से हेलो की आवाज आते ही उसने लैला को बुलाने के लिए कहा। बूथ वाले ने कुछ झुंझुलाते हुए कहा, एक तो इस मैडम के लिए इतने कॉल्स आते हैं और दूसरे वो घर पर मिलती भी नहीं। ठहरो आप, मैं देख कर आता हूँ। कहकर उसने कॉल होल्ड पर रखी और अम्मा को आवाजें देने लगा। कुछ ही देर में उसने वापस फोन पर आते हुए कहा, मैडम अभी तक नहीं लौटी हैं। आप अपना नाम बता दीजिए तो वो दिखेंगी तो मैं बता दूंगा। बूथ वाले की बात सुनकर सुजॉय का पारा कुछ और गर्म हो चुका था। उसने एकदम से इनकार करते हुए कहा, नहीं तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगा। कहकर उसने कॉल रख दिया। अब उसके मन में बस यही बात चल रही है, इंडस्ट्री का मजा तो सिर्फ तुम ही ले रही हो लैला। दिव्या कबीर को लिए टेरेस पर आ चुकी थी। अब कहो, तुम्हें क्या कहना है? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। ये सुनते ही दिव्या कुछ कदम चलते हुए कबीर के एकदम सामने आ खड़ी हुई और फिर अपनी आंखों में एक नशा सा उतार कर उसे देखते हुए कहा, कहना तो बहुत कुछ है कबीर, मगर आज दिल चाहता है कि कुछ करते हुए कहूं। हाँ, मैं समझा नहीं। कहते हुए कबीर एक दो कदम पीछे हट गया था। तभी ऊपर टॉप फ्लोर से उतरती लैला के कानों में कबीर की आवाज गई। न चाहते हुए भी लैला ने हल्के से झांक कर देखा। टेरेस और सीढ़ियों के बीच में एक बड़े से पिलर की ओट थी, जहां पर छुप कर देखने से लैला को वो दोनों नजर आ रहे थे, लेकिन वो खुद उन्हें नजर नहीं आ रही थी। तब उसने देखा। दिव्या ने कबीर को कुछ पलों तक गौर से देखा और एकदम से उसके सीने से लग गई। फिर अपनी उंगलियां कबीर के गालों से लेकर गर्दन तक फिसलाती हुई बोली, इतने भोले तो नहीं तुम जो एक औरत के दिल की बात ना समझ सको। एक औरत के दिल की बात तो बड़े बड़े देवता और खुद भगवान भी नहीं समझ पाते, फिर मैं कैसे समझ सकता हूं? कहकर उसने जबरदस्ती दिव्या को खुद से अलग किया और फिर आगे बोलने लगा। देखो, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम सुजॉय की फिल्म में मेरे साथ काम करना चाहती हो, लेकिन सॉरी टू से दिव्या, उसके लिए हमने पहले से ही एक नाम सोच लिया है और वो है लैला रॉय। कहकर वो वहां रुका नहीं, सीधे नीचे पार्टी हॉल में चला आया। लैला अब भी पिलर की ओट में ही खड़ी थी। कुछ ही देर में गुस्से से तमतमाती दिव्या भी नीचे उतर गई और फिर लैला ने भी लौट जाना बेहतर समझा। दिव्या के लिए अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था।
इसलिए वो सीधे बार काउंटर पर गई और धड़ाधड़ शराब के ग्लास खाली करती चली गई। कुछ ही देर में वो काफी नशे में आ चुकी थी, यहां तक कि जब वो काउंटर से मुड़ने लगी तो एकदम से लड़खड़ाकर गिरने को हुई। उसे गिरता देखकर वहीं कुछ दूर पर खड़ी लैला ने तेजी से आकर उसे एकदम से थाम लिया। दिव्या ने संभल कर जब उस थामने वाले का चेहरा देखा तो खुद को छुड़ाती हुई बोली, तुम, मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लैला उसका चेहरा देखते हुए साइड हो गई, लेकिन दिव्या पर तो जैसे कोई भूत चढ़ गया था। उसने लैला की तरफ इशारा करते हुए कहा, दो कौड़ी की हीरोइन, 4 दिन नहीं हुए इंडस्ट्री में आए हुए कि सब सीख लिया। कैसे बड़े बड़े लोगों को रिझाकर फिल्मों में काम ले लेते हैं। पहले सुजॉय के घर में रहकर उसे रिझाया, फिर राहुल के साथ रहकर उसकी रातें रंगीन की, और अब कबीर सर से नजदीकियां बढ़ाकर उनसे भी अपना काम निकलवा लिया। ये सुनना था कि लैला ने पलटकर कबीर को देखा, मगर कबीर हाथ में विस्की का ग्लास थामे हल्की सी मुस्कुराहट लिए खामोशी से दिव्या को देखे जा रहा था। फिर उसने उचटती हुई नजर पूरे हॉल में डाली। क्रू मेंबर्स के अलावा वहां पर मीडिया वाले भी मौजूद थे। ये सब देखते हुए लैला के मन में बस यही एक सवाल चल रहा था, क्या इतने लोगों के सामने इतना कुछ सुनने के बाद भी कबीर सर मेरे साथ फिल्म करने के लिए अब भी तैयार होंगे? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।